नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं CAPF पेपर 2 का जो एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चंस के एनालिसिस। तो बेटा अब जैसे क्वेश्चन 1 तो आपका जो है ऐसे राइटिंग है, वो आपको है ना दूसरे वीडियो में पता लग ही जाएगा। यहाँ पर हम देखने वाले हैं बाकी क्वेश्चंस ऐसे के अलावा, जैसे कि सबसे पहले आर्ग्यूमेंट। इसमें जो पहला टॉपिक आया है वो क्या है? वो है क्लासिकल लिटरेचर शुड बी अ कंपोनेंट ऑफ अ करिकुलम। जो क्लासिकल लिटरेचर है वो करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का कंपोनेंट यानी हिस्सा होना चाहिए। अब ये आर्ग्यूमेंट में आपको पहले लगाना है पक्ष में यानी फॉर, और बाद में अगेंस्ट यानी विपक्ष में। तो पहले आपको सबसे पहले करना क्या है, पॉइंट वाइज करना है। जैसे पहला पॉइंट क्या है, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल इंसाइट, कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो जानकारी है वो भी हमें पता लग जाती है। क्लासिकल लिटरेचर ऑफ ऑफर्स अ विंडो टू कल्चर, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कि जो क्लासिकल लिटरेचर है वो एक खिड़की होती है, एक रास्ता होता है जो सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाओं को हमारे पास्ट सिविलाइजेशन के समझने में, जानने में हेल्प करता है। ऐसे ही सेकंड पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया, डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का विकास होता है। ये इसका है ना फायदा है यदि क्लासिकल लिटरेचर को करिकुलम का पार्ट बनाया जाए। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा, थर्ड पॉइंट है लैंग्वेज एंड वोकैबुलरी स्किल्स, किससे हमारी लैंग्वेज और वोकैबुलरी स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं यदि हम क्लासिकल लिटरेचर को भी करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बताया गया, मॉरल एंड एथिकल लेसन्स, किससे हमें मॉरल और एथिकल लेसन्स भी मिलते हैं, काफी कुछ सीखने को मिलता है। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न लिटरेचर, यानी कि यदि हम क्लासिकल लिटरेचर को अपने करिकुलम में रखते हैं तो इससे एक मॉडर्न लिटरेचर की फाउंडेशन या नींव स्थापना करने में भी सहायता मिलती है। अगेंस्ट, यानी कि अब इसके नुकसान क्या है, यानी कि अगेंस्ट। अगेंस्ट में सबसे पहला पॉइंट क्या है, रेलेवेंस टू मॉडर्न टाइम्स, यानी कि भाई हमें जो भी चाहिए वो मॉडर्न टाइम से संबंधित होना चाहिए। जो कि पहले जो हुआ हिस्ट्री में वो पास्ट के सोसाइटी थिंकिंग के आधार पे था, अब जो सीखेंगे लोग वो वर्तमान के जो प्रेजेंट टाइम के थिंकिंग है, सोसाइटी के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, दैट शुड बी फॉलोड, उसके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि एक तो हिस्टोरिकल यानी जो क्लासिकल लिटरेचर है उस तक पहुंचना आसान नहीं है, और उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसे समझना भी आसान नहीं, इट्स नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। थर्ड इज डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन, यानी कि क्लासिकल लिटरेचर ऑफन रिफील्स द वैल्यू ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से ही संबंधित होता है, जिसमें डाइवर्स यानी कि अलग अलग जो लोगों के थॉट्स हैं, एक्सपीरियंस हैं, वो उसमें नहीं होते। जबकि मॉडर्न जो है वो रिप्रेजेंट कर सकता है वाइड रेंज ऑफ पर्सपेक्टिव्स। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लासिकल लिटरेचर नहीं होना चाहिए कि करिकुलम ओवरलोड हो जाता है, वैसे ही स्टूडेंट्स नीड टू लर्न अ लॉट, उसके साथ और ज्यादा डाल दो तो बोझ बढ़ जाएगा बच्चों पर। फिफ्थ पॉइंट इसके अगेंस्ट क्या है, स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड एंगेजमेंट, कि स्टूडेंट्स को लिटरेचर जो है क्लासिकल लिटरेचर वो लेस एंगेजिंग लगेगा, क्योंकि वो उसको अपने आप से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, है ना। अगर मॉडर्न लिटरेचर होती है तो देन अ स्टूडेंट कैन कनेक्ट। तो इस तरह से आपको पूरा पॉइंट वाइज बनाना चाहिए। अब जैसे कि सेकंड जो टॉपिक है वो है हाउस वर्क इज अनपेड लेबर। जो हाउस वर्क है, घर का काम जो है गृहिणियां जो करती हैं उसमें कोई पैसे तो मिलते नहीं है, तो इसके फॉर के लिए इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन पहला पॉइंट इसके फेवर में, कि एक तरह से जब गृहिणी घर पे हाउस वर्क करती हैं, जब हाउस वाइफ्स या हाउस लेडीज, तो बेटा इससे एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट ही मिलता है। ठीक है, पहली चीज इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होता है, वो कम थोड़ी होती है, इक्वल मेहनत करती हैं। जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी होती है, ट्रेडिशनल हाउसवर्क हैज बीन अप्रोप्रिएटली कैरिड आउट बाय वुमेन, कि पहले क्या होता था केवल महिलाएं, लेकिन अब क्या है महिला पुरुष दोनों ही एक दूसरे का हाथ बताते हैं घर के काम में। तीसरा पॉइंट क्या है, फिजिकल एंड इमोशनल लेबर। हाउसवर्क इन्वॉल्व कंसिडरेबल फिजिकल एफर्ट एंड इमोशनल इन्वेस्टमेंट। भाई जब खाना बनाती हैं माँ तो उसमें प्रेम होता है ना, और अगर पिताजी बनाते हैं तो उसमें भी प्रेम होता है। ठीक है, तो बताया गया फिजिकल एंड इमोशनल लेबर होता है ये। ठीक है बेटा। अगला फोर्थ पॉइंट क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
टाइम स्पेंट ऑन हाउस वर्क कुड बी यूज्ड फॉर पेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि टाइम स्पेंट जो होता है हाउस वर्क में उसको यूज किया जा सकता है पेड एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट और पॉलिसी इम्प्लीकेशन, यानी कि घर के काम को पहचान मिलनी चाहिए। ठीक है बेटा, पॉलिसी बनाते समय। अगला इसके अगेंस्ट में इंटरेस्टिक वैल्यू, हाउसवर्क इज ऑफन परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव एंड केयर वंस फैमिली, यानी कि आउट ऑफ लव ये परफॉर्म किया जाता है। अगला पॉइंट है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में ये किया जाता है, ऐसे आपको अगेंस्ट में बताना है। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मोनेटाइजेशन हाउसवर्क कुड बी कॉम्प्लेक्स, यानी कि अगर इसको मोनेटाइज किया जाए तो ये जटिल हो सकता है कि भाई ये कह दिया जाए कि जो हाउस लेडी है उनको भी पैसे मिलने चाहिए, इस तरह से। वॉलंटरी नेचर, हाउसवर्क इज ऑफन डन वॉलंटरीली, जो घर का जो काम है वॉलंटरी होता है, छोटा भाई करता है या छोटे भाई ने बड़े भाई से कह दिया भैया जरा ये काम कर देना, मेरी हेल्प कर देना, तो वॉलंटरी होता है ये। फिफ्थ क्या है, फैमिली डायनेमिक्स, इंट्रोड्यूसिंग पेमेंट फॉर हाउसवर्क कुड ऑल्टर फैमिली डायनेमिक्स, यानी कि यदि हम इसमें पेमेंट इंक्लूड कर दें कि घर का जो काम होगा उनको ही पैसे मिलने चाहिए, तो घर के डायनेमिक्स में बदलाव आ सकता है। तो ये रहा आपका आर्ग्यूमेंट। इसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग। इसमें पहला है वोटर टर्नआउट इज इन एन इलेक्शन, कि इलेक्शन में कितने प्रतिशत लोग वोट देने आए। तो इसमें रिपोर्ट में सबसे पहले आपको फॉर्मेट पे ध्यान देना है, जैसे XYZ यानी कॉरेस्पॉन्डेंट है, जगह के लिए भी आप ABC लिखिए और डेट में भी DDMMYY कर दीजिए। उसके बाद सबसे बड़ा टाइटल डालिए कि सिग्निफिकेंट वोटर टर्नआउट इन रीसेंट इलेक्शन। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग कीजिए लेटेस्ट इलेक्शन से या कोई भी लेटेस्ट घटना से। उसके बाद डेट DDMMYY जो हुई, यानी कि कब घटना हुई। ठीक है, कब हुई, कहाँ हुई, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, और वहां पर जो भी घटना हुई उस वक्त कौन कौन मौजूद था जिन्होंने देखा से, है ना, प्रत्यक्षदर्शी जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अलग अलग पैराग्राफ में रखनी है, और क्योंकि ये 200 वर्ड्स का होता है तो मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स में आपको पूरा लिखना चाहिए। ठीक है, इसको याद रखना, 3 टू मैक्सिमम 5 पैराग्राफ, जिसमें आपको याद रखने हैं क्या क्या पॉइंट। आपको देखो, जैसे एक और रिपोर्ट राइटिंग है तो क्या क्या लिखना है, व्हेन कब हुआ, है ना, कैसे हुआ, क्यों हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल, है ना, है ना, है ना, इस तरह से। और पीपल प्रेजेंट, कि जो लोग वहां मौजूद थे उनके बयान। इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग आपको लिखनी है। मगर सबसे पहले क्या लिखना है, XYZ प्लेस का नाम लिखना ABC और DDMMYY। उसके बाद टाइटल डालिएगा कि क्या क्या टाइटल है जिस पर आप लिखने जा रहे हैं। इसके बाद जैसे कि अ कॉम्प्रिहेंशन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम फॉर वॉर विक्टिम्स, कि जो युद्ध के विक्टिम्स होते हैं, जो युद्ध के पीड़ित होते हैं, उनके बारे में क्या चीज होनी चाहिए, क्या समस्या है, क्या होना चाहिए, कौन जिम्मेदार है, कैसे होना चाहिए, ये सारी रिपोर्ट, है ना, आपको लिखानी है। लेकिन याद रखना, अपने विचार नहीं लिखने, जो घटना जैसे हुई एज इट इज लिखनी है अपने शब्दों में। ठीक है बेटा, तो इस तरह से रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है, वही चीज मिनिमम 3 टू मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स। ठीक है, उसके बाद अगला क्या है, प्रेसी राइटिंग, जिसको गलती से लोग प्रेसाइज राइटिंग भी कह देते हैं। प्रेसी राइटिंग यानी संक्षिप्त लेखन, इसमें मैंने हिंदी कर दी है ना, हर शब्द की हिंदी। इमिग्रेंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि इमिग्रेशन पॉलिसी। अब इसके बाद जैसे कि मिनिमल कंडीशन। तो पूरी चीजें आपको जब प्रैक्टिस करें घर पे, तो आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेना है, नोटबुक में सब कुछ जितने भी वर्ड, टफ वर्ड्स हैं उसको लिख लीजिए, जैसे वोकैब इंप्रूव होगी। दूसरी बात, लिखते समय एक तो आपको टाइटल देना है सबसे पहले कि क्या टाइटल हो सकता है। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपको जो भी कहानी है उसका 1/3 लिखना है। जैसे 100 वर्ड्स है तो उसका 1/3, अगर 200 वर्ड्स है तो उसका 1/3, अगर 300 वर्ड्स है तो उसका 1/3, यानी कि जितना भी पैसेज आया उसका 1/3 लिखना चाहिए। अब देखो, ये पूरा जो पैसेज है एक पेज पे नहीं है, ये इसका सेकंड पैराग्राफ है पूरा, ये इसका थर्ड पैराग्राफ है। मैंने इसलिए PDF हिंदी कर दी है ताकि अगर आपको PDF मिले
तो आप उसमें देख सकें, है ना, मीनिंग, या फिर वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकें आराम से। तो पूरा ये पैसेज है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर पहले टाइटल दिया, इंटीग्रेशन एंड मल्टी कल्चरलिज्म, द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस इन वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। उसके बाद पूरा आपको लिखना है। इसमें शब्द आपके होने चाहिए, विचार लेखक के ही होने चाहिए। आपको अपने विचार से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं करना है। यू हैव टू राइट हिज व्यूज, हिज थॉट्स, हिज एक्सपीरियंस इन योर वर्ड्स। You don't have to use your thoughts, your experience, your knowledge, nothing, never. You just need to write the writer's views, writer's thought and writer's experience in your words. इतना याद रखना, और कम से कम वर्ड्स को रिपीट कीजिएगा, ठीक है बेटा, लिखते समय। स्पेलिंग का ध्यान दीजिएगा, ग्रामर ध्यान देनी है। अगली चीज क्या है? अगली चीज आई अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज जो है, इसको ही मैंने पूरा इंग्लिश में, और इसके जो थोड़े से वर्ड ऐसे हैं जो थोड़े से टफ हो सकते हैं, उसकी हिंदी मैंने कर दी है, ठीक है बेटा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है बेटा। आई हैव डन मैनी वर्ड्स सो यू कैन, है ना, मेक इट इजी फॉर योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व। तो ये पूरा आपका अनसीन पैसेज है जो मैंने यहाँ पर किया है। इसके बाद अनसीन पढ़ते समय सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है तो बेटा क्वेश्चन होंगे A, B, C, D, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, और क्वेश्चन पढ़ते समय उसके कीवर्ड पे ध्यान दे दीजिए कि कीवर्ड क्या है। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द मेटाफिजिकल व्यू ऑफ न्यू साइंस बिकेम ऑफिशियल। तो मेटाफिजिकल कीवर्ड है, और ऑफिशियल कब हुई, कब ऑफिशियल हुई। तो इसका आंसर देना है आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने वर्ड्स में, 1, 2, 3, 4, 40 वर्ड्स मैक्सिमम टू 50 वर्ड्स मैक्सिमम, 40 to 50 वर्ड्स मैक्सिमम में लिखना है। पहला क्वेश्चन ये है, आंसर मैंने दे दिया है, दिस इज आंसर। ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज नेचर ऑफ रिकंसीव्ड एज, कि जो व्हाट वाज नेचर, मतलब कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, उसने अपने आप को रिकंसीव, यानी कि, है ना, दोबारा से अपन को रिन्यू कैसे किया या किस तरह से किया, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगेन 30 to मिनिमम 30 to मैक्सिमम 50 वर्ड्स रखिए, ठीक है। अगला, हाउ वाज द बैलेंस इन नेचर रिस्टोर्ड इन द पास्ट, कि जो नेचर का बैलेंस है वो पास्ट में कैसे रिस्टोर हुआ, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज होनी चाहिए, दिस इज द आंसर। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर द काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन दैट हेल्प द रिकॉन्सेप्टलाइजेशन ऑफ नेचर, कि वो कौन से इंस्टीट्यूशन थे, संस्थाएं थी। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड क्या है, काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, हेल्प और रिकॉन्सेप्टलाइजेशन, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्री थिंकर्स फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन नेचर अलार्मिंग, कि क्यों फ्री थिंकर्स को लगता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है नेचर में वो चेतावनी भरा है। ये इसका आंसर है, ठीक है बेटा। इसलिए आपको पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके बाद पॉइंट्स दिमाग में बनाइए। आप दिमाग में बनाने का एक ही तरीका है, स्टार्टिंग में तो लिख लिख के पॉइंट्स बनाओगे आप, बाद में आप दिमाग में बनाने की प्रैक्टिस अपने आप आती चली जाएगी, ठीक है बच्चों, इस चीज को ध्यान रखना है। अगला है आपका, इसमें क्या है, रिराइट द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। अब जैसे कि ये सेंटेंस है, इसको बताया गया क्या करना है, चेंज द वॉइस। जैसे लेट द डोर शट, तो आंसर है लेट द डोर बी शट बाय यू। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि इसको डायरेक्ट स्पीच में करना है, यानी ये इनडायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट में करना है। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड, अब देखो ही हैड आया, यानी पास्ट परफेक्ट है, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट बनता है या प्रेजेंट परफेक्ट का बनता है। तो यहां ही सेड टू मी, सेड टू का हो जाएगा टोल्ड, और आई डिड, ही कौन है बेटा, ही है थर्ड पर्सन। तो ही जो है थर्ड पर्सन किसको ले रहा है बेटा, है ना, आई है, आई को लिया ये ही में, तो ये ही आ गया, और सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इसमें इन दो सेंटेंस को, ये मैंने आपको यूट्यूब पे जब मैंने प्रैक्टिस करवाई थी, ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन हो चुके हैं, नीदर नॉर। तो इसको नीदर नॉर से दो सेंटेंस को जोड़ना है। ही हैड नॉट रेड द बुक, ही हैड नॉट सीन इट ईदर, कि ना उसने किताब पढ़ी है ना देखी है, तो ही हैड नीदर रेड द बुक नॉर सीन इट, सिंपल लॉजिक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है ही डू इट फॉर द लास्ट 2 days। अब इसका वर्ब ठीक करना है कि वो पिछले 2 दिनों से ये कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट। अब इसमें क्या करना है, चेंज इनटू नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, कि उसका भाई ज्यादा इंटेलिजेंट है। अब इसका नेगेटिव कैसे किया, हिज ब्रदर इज नॉट लेस इंटेलिजेंट, उसका भाई उससे कम बुद्धिमान नहीं है, नेगेटिव कर दिया लेकिन मीनिंग चेंज नहीं किया। अगला क्वेश्चन, ही सिटिंग द शेड ऑफ द ट्री, इसमें प्रपोजिशन सही करना है। तो बड़ा शेड के साथ इन आता है, अगर लिखा हो पेड़ के नीचे बैठा है तो अंडर द ट्री, और पेड़ की छाया के नीचे बैठा है तो इन द शेड, तो इन यहां पर मिसिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इनफ के साथ इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। ही इज वेरी स्ट्रांग, ही कैन डिफीट हिज एनिमीज, तो जोड़ा कैसे, ही इज स्ट्रांग इनफ टू डिफीट हिज एनिमीज। ठीक है बच्चों। अगला है द कैट जम्प्ड, प्रपोजिशन इसमें जोड़ना है। ठीक है, करेक्ट प्रपोजिशन जोड़ना है। इसमें ये टाइपिंग मिस्टेक में चला गया है, तो ये शब्द टाइपिंग मिस्टेक में है बेटा, इसको हटा देते हैं। तो एक्चुअल सेंटेंस है द कैट जम्प्ड द फेंस, द कैट जम्प्ड द फेंस इज द करेक्ट सेंटेंस। अब इसका आंसर क्या है, द कैट जम्प्ड ओवर द फेंस। क्यों, मान लीजिए फेंस है जिसको हिंदी में बाढ़ कहते हैं, तो कैट जो है इसने जंप की ओवर द फेंस। ठीक है, चलो इसको उल्टा कर देते हैं, है ना, वहां से यहां पर ठीक है, जंप किया तो ओवर द फेंस होता है। ठीक है, जैसे जंप ओवर द वॉल, क्योंकि ओवर आता है मोशन में, जब मोशन करके एक तरफ से दूसरी तरफ ऊपर से जाते हैं। अब यहां क्या करना है, रीराइट द सेंटेंस चेंजिंग द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। यहां पर आपको एडजेक्टिव को एडवर्ब में बदल के सेंटेंस लिखना है। तो आके ही गेव अ मॉडेस्ट आंसर टू द क्वेश्चन। अब देखो मॉडेस्ट एडजेक्टिव है, बाकी कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो मॉडेस्टी कर दिया। ही आंसर द क्वेश्चन, है ना, मॉडेस्टली, जैसे कि ही स्पोक नाइसली, ही आंसर द क्वेश्चन मॉडेस्टली, आंसर आ गया। तो मैंने एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज किया। अगला है इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू ईट। अब ईट ब्रैकेट में है, इसको सही करना है। तो इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू ईटिंग, क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, यूज्ड टू के साथ V1 आता है, जैसे ही यूज्ड टू स्मोक। लेकिन यदि आ जाए हेल्पिंग वर्ब प्लस यूज्ड टू, तो वहां पर क्या लगाते हैं, V4, जैसे ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग, स्मोक नहीं, ही इज यूज्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, तो इस तरह ही इट इज डिफिकल्ट टू गेट यूज्ड टू ईटिंग। ठीक है, ईट की जगह ईटिंग हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या करना है, वन सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेज, यानी कि ये ब्रिंग आउट एक फ्रेज दिया गया, इसको बिना टेंस किए चेंज करना है, बिना टेंस चेंज किए इसका एक सेंटेंस फॉर्म करना है। तो ब्रिंग आउट का मतलब क्या है, द टीचर मैनेज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन हर स्टूडेंट्स थ्रू हर इनोवेटिव टीचिंग मेथड। ब्रिंग आउट मतलब कि अंदर की जो चीजें हैं उसको बाहर निकालना, है ना। तो टीचर ने अपने इनोवेटिव तरीके से बच्चों के अंदर जो बेस्ट था उसको ब्रिंग आउट किया। अगला है गिव वे, द ओल्ड ब्रिज बिगिन टू गिव वे अंडर द वेट ऑफ हैवी ट्रक। तो गिव वे का मतलब है कि कमजोर होना, कि जो ब्रिज है, जो पुराना ब्रिज है, वो धीरे धीरे ना कमजोर होता चला गया, हैवी ट्रक्स जब उसके ऊपर से गुजर रहे थे। लुक इनटू का मतलब क्या होता है, द डिटेक्टिव प्रॉमिस टू लुक इनटू द मिस्ट्रीज द डिसअपीयरेंस ऑफ द वैल्यूएबल पेंटिंग, कि जो वैल्यूएबल पेंटिंग गायब हुई, तो डिटेक्टिव ने प्रॉमिस किया कि वो पता लगाएगा इसकी वजह क्या है। लुक इनटू का मतलब मैंने प्रेपोजिशन चैप्टर में कराया था आप लोगों को, लुक इनटू का मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट। ठीक है बेटा, लुक इनटू। अगला है गेट अलोंग। ठीक है, गेट अलोंग कैसे आया, डिस्पाइट देयर डिफरेंस टू कोलीग्स मैनेज टू गेट अलोंग एंड वर्क टुगेदर इफेक्टिवली। गेट अलोंग मतलब साथ साथ काम करना, साथ साथ चलना। चलना मतलब वॉकिंग नहीं है ना, काम के लिए साथ साथ चलना। तो डिस्पाइट कि उनके, है ना, मतभेद, डिफरेंस मतलब मतभेदों के बावजूद भी जो कोलीग्स थे, जो साथ में काम करने वाले हैं एक ही ऑफिस में, वो बड़े इफेक्टिव तरीके से एक साथ काम करते रहे। ब्रिंग अबाउट, ये अगला वर्ड आया, द न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी एम्स टू ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हेल्थ केयर सर्विसेज, कि जो सरकार की नई पॉलिसी है उसका उद्देश्य है या उसका वो एम करती है कि हेल्थ केयर सर्विस में इंप्रूवमेंट हो, है ना, रिजल्ट जिसको कहते हैं। तो ये आपके फ्रेजेस आए। इसके बाद क्या हुआ, यहां पर करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इसमें ग्रामर मिस्टेक है, इसको करेक्ट करना है।
तो ही वॉकड 1.5 आवर, तो यहां पर क्या गायब है, यहां पर फॉर मिसिंग है। क्यों, यहां पर बेटा 1.5 आवर क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस आता है और पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर आता है, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, पीरियड ऑफ टाइम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसी का अगला सेंटेंस जिसमें रिराइट तक ना करेक्ट द सेंटेंस करना है। ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक अप क्वेरल्स, कि वो हमेशा लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। तो बेटा गलती क्या है, ही इज ऑलवेज रेडी टू पिक क्वेरल्स होता है, पिकअप नहीं। पिकअप तो होता है कोई चीज उठाना, यहां कोई फिजिकल चीज तो नहीं उठा रहे, जैसे बक्सा उठाया। तो पिक क्वेरल्स, पिक क्वेरल्स का मतलब है कि झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहना, है ना। अब इसमें नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर डिनर्स। तो बेटा गलती क्या है, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर नहीं आएगा। ऑर्डर जब वर्ब होता है, ऑर्डर जब वर्ब होता है तो उसके साथ प्रेपोजिशन प्रयोग नहीं होता। नो प्रेपोजिशन इज यूज्ड। इज इट क्लियर? प्रेपोजिशन शुड नॉट बी यूज्ड। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जैसे आई ऑर्डर्ड राजू, आई ऑर्डर्ड केक होता है, आई ऑर्डर्ड फॉर केक नहीं होता। अगला, लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम्स। तो बेटा इसमें सिंपल सा लॉजिक है, लेट अस डिस्कस। अब डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, जैसे रिटर्न के साथ बैक नहीं आता, क्योंकि रिटर्न इटसेल्फ इज अ कंप्लीट वर्ड, उसके साथ बैक नहीं, वो सुपरफ्लस हो जाएगा। ऐसे ही डिस्कस के साथ आप अबाउट नहीं लगाते। ठीक है, तो डिस्कस, लेट अस डिस्कस द प्रॉब्लम्स। दिस इज द क्वाइट इजी क्वेश्चन बेटा। अगला क्या आया, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट ही सेज। अब इसमें गलती क्या है, वन कैन नॉट बी टू केयरफुल अबाउट व्हाट वन सेज। क्यों, क्योंकि वन सब्जेक्ट है, तो वन के साथ वन नहीं आएगा, ही नहीं आएगा, वन आएगा। जैसे राजू का ही, रानी का शी, ऐसे ही वन का वन। क्योंकि अच्छा वंस क्यों नहीं आएगा, यहाँ पॉजेसिव एडजेक्टिव है नहीं। सेज क्या है, मेन वर्ब है, उसके साथ सब्जेक्ट ही आएगा। कि वन कैन नॉट बी टू केयरफुल, कि कोई भी व्यक्ति बोलते समय इतना केयरफुल नहीं हो सकता कि वो क्या कह रहा है ना। हर चीज पर ध्यान से सोच सोच के नहीं बोल सकते, तो ये रैंडम होता है बोलना। तो प्यारे बच्चों, ये है CAPF पेपर 2 का कंप्लीट एनालिसिस जो अभी इस संडे को हुआ, और ये सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको याद रखना है कि एग्जाम काफी आसान है, बस ये है कि आपको प्रैक्टिस जबरदस्त करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लिए इतना काफी है। तो आई होप दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।